जी तो बेटा हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम अपना चला रहे थे, और मार्केट इक्विलिब्रियम में पहले हम लोगों ने बेसिक नॉर्मल जो एक्समैन होता है उसके बारे में जिक्र किया, फिर चेंजेस इन मार्केट के बारे में जिक्र किया। फिर हम लोगों ने ड्यूअल शिफ्ट वाले केस देखे थे जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बना कर दिखाए थे। अच्छा, आज हम लोग जरा देख रहे हैं कुछ एमसीक्यू रिलेटेड केसेस। ये यूजुअली P2 में इतना टेस्ट नहीं होता, बट ये P1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि यार दो अलग अलग प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पे किस तरह से अफेक्ट आता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम में किस तरह से चेंजेस आती हैं। तो हम लोगों ने उसके बारे में बात करनी है। तो अब जैसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिमांड। कंपैरेटिव डिमांड का सिंपल सा मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। यहां पर मैं लेके चलता हूँ कोक। क्या हो गया? यहां पर मैं लेके चलता हूँ बेटा कोक, और इधर मैं लेके चल रहा हूँ पेप्सी। लॉजिकल सी बात है, अगर कोक की डिमांड बढ़ेगी तो जो बंदा पेप्सी पीता है वो पेप्सी नहीं पिएगा, तो बेटा पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ जाएगा? पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सिंपल बता रहा है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के इक्विलिब्रियम पे किस तरीके से अफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोक की डिमांड बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट डिमांड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब क्या है कि इधर आ गई बेटे आपके पास कार, यहाँ पर आ गया आपके पास पेट्रोल। अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो लॉजिकल सी बात है पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी। समझे बात को? तो ये इस तरीके से हमारे पास दो मल्टीपल गुड्स की बात चल रही है। फिर आता है जी कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है, और ये उस गुड के लिए इस्तेमाल होता है जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जो एक मकसद से ज्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास वीट की बात हो रही है, तो कहता है कि यार वीट जो है वो डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। वीट जो है वो बायोफ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वीट जो है वो एनिमल फीड के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंसानों की फीड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वीट के मल्टीपल यूजेस हैं। तो अब यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, बायोफ्यूल और एनिमल फीड। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि यार मैं 100 kg वीट प्रोड्यूस करता हूं। मैं 100 kg वीट प्रोड्यूस करता हूं, जिसमें से 50 kg मैंने दे दिया बायोफ्यूल को, और 50 kg मैंने दे दिया एनिमल फीड को। सही है, आधा आधा मैंने बांट दिया। अब हुआ क्या कि डिमांड फॉर बायोफ्यूल बढ़ गई। तो जब डिमांड फॉर बायोफ्यूल बढ़ेगी तो इस 100 kg में से मुझे 80 kg अब बायोफ्यूल को देना पड़ेगा। 80 kg मुझे बायोफ्यूल को देना पड़ेगा। तो बेटा वीट को मैं, इसको एनिमल फीड को खाली कितना दे रहा हूँ? 20 kg। एनिमल फीड के लिए अब सप्लाई कम हो जाएगी। तो एनिमल फीड के लिए सप्लाई अब क्या हो गई? कम हो गई। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर डिमांड फॉर बायोफ्यूल बढ़ जाती है तो जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन थी, आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन में एनिमल फीड के लिए सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा कॉम्पोजिट डिमांड, जहां पर एक प्रोडक्ट मल्टीपल यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब ये है, ड्राइव डिमांड यूजुअली बेटा लेबर के उसमें यूज होती है। ड्राइव डिमांड जो होती है वो लेबर के उसमें इस्तेमाल होती है। अब लेबर की कैटेगरी में किस तरह इस्तेमाल होगी? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखो, ये पेंसिल है। लेट्स से मार्केट में ये पेंसिल बहुत बिकती है। तो अगर ये पेंसिल मार्केट में बहुत बिक रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस पेंसिल की डिमांड काफी ज्यादा है, और लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दीज पेंसिल्स। और ज्यादा पेंसिल प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर मोर लेबर। तो ड्राइव डिमांड का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से लेबर की डिमांड पे क्या अफेक्ट हो रही है? वो भी आपके पास बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग ड्राइव डिमांड, कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से लेबर की डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं ड्राइव डिमांड। फिर आपके पास है जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई का मतलब ये है कि हम लोग अगर एक चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हमारे पास दूसरी चीज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि लेट से जी हमारे पास, हमें गोश्त खाना है, ठीक है ना।
हमें बीफ खाना है या हमें मटन खाना है, हमें कुछ भी गोश्त की एक जो है ना वो डिश खानी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट से बीफ की डिमांड बढ़ जाती है, सही है, या मटन की डिमांड बढ़ जाती है, तो बेटा अगर मटन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि मुझे बकरा ज़िबा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं चलते फिरते बकरे में से रान खींच लूंगा और उसको जो है वो नकली टांग लगा के दे दूंगा और फिर वो सड़क पे भीख मांगता फिरे बकरा, इस तरह तो नहीं होता ना बेटा। हम लोग क्या करेंगे, बकरे को ज़िबा करेंगे, ज़िबा करने के बाद हम उसकी खाल उतारेंगे, खाल उतारने के बाद हम उसका गोश्त निकालेंगे और हम लोग गोश्त खा जाएंगे। ऐसा ही होता है प्रोसेस। तो अब बेटा बात सुनो, व्हाट इज जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई का मतलब ये है कि मैं प्रोड्यूस कुछ और चीज कर रहा हूं, उसकी वजह से एक और चीज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है। अब बेटा अगर मैं लेट से मटन की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, तो जब मटन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसका मतलब है कि मुझे बकरे ज़िबा करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना। भाई मैंने 100 बकरे ज़िबा किए, मैंने 100 बकरों में से गोश्त निकाल लिया, मैं उनका गोश्त खा गया। अब उन 100 बकरों में एक चीज और प्रोड्यूस हो रही होती है जो मैं नहीं खाता, और वो है उस बकरे की खाल। ठीक है ना, वो क्या है, उस बकरे की खाल। बेटा बकरे की खाल तो नहीं खाता, लेकिन बकरे की खाल के अलग यूजेस हैं। लेदर होता है, शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, वॉलेट्स बनते हैं। कहने का मकसद ये है कि 100 बकरे जिबा करने के बाद बेटा हमारे पास 100 खालें भी तो जमा हो गई, 100 खालें भी तो पैदा हो गई। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट या स्किन, जो हमारे पास लेदर होता है, 100 खाल भी तो जमा हो चुकी है। तो बेटा देखो डिमांड बढ़ रही थी गोश्त के लिए कि मैं बकरे गिरा रहा हूं और गोश्त खाता जा रहा हूं, लेकिन खाल भी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है। इसे कहते हैं जॉइंट सप्लाई। इसे क्या कहते हैं, जॉइंट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो आपकी खाल जब ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती रहेगी इसे हम लोग जॉइंट सप्लाई कह रहे होते हैं। ठीक है जी। लास्ट, कंपैरेटिव सप्लाई। देखो कंपैरेटिव सप्लाई एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की इंडिकेशन दे रहा होता है, वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कहानी समझा रहा होता है कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे एरिया में एक हॉस्पिटल था, अब वो हॉस्पिटल बंद हो गया है। जब वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो बेटा उस हॉस्पिटल की बंद होने से मार्केट में, हमारे एरिया में हॉस्पिटल की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। हमारे एरिया में हॉस्पिटल की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और उस हॉस्पिटल की जगह पे एक स्कूल खुल गया, तो हमारे एरिया में स्कूल की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव सप्लाई, कि मुझे एक चीज कम करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अदर थिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे, कंपैरेटिव सप्लाई। कोई मसले वाली बात है बेटा, कैसे समझ आ गए। कैसे समझ आ गए। चलो गुड है। अच्छा, जो हमारा कल एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, सर कैन यू एक्सप्लेन कंपैरेटिव सप्लाई अगेन, वापस से सुन लें बेटे। कंपैरेटिव सप्लाई का मतलब ये है कि आपके पास जो रिसोर्स है आपने उसको दूसरे कामों पे एलोकेट कर दिया एक तरीके से। फॉर एग्जांपल भाई, ये मेरा एरिया है, ठीक है ना, ये मेरी गली की रोड है, इधर 3 स्कूल्स हैं, 3 स्कूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि स्कूल अच्छे खासे हैं, हॉस्पिटल कोई नहीं है। मैंने क्या किया कि इस स्कूल को मैंने बंद कर दिया। जब मैं स्कूल को बंद करूंगा तो बेटा स्कूल की सप्लाई मेरी गली में क्या हो जाएगी, कम। और इस स्कूल की जगह पर मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, तो जब मैं हॉस्पिटल खोलूंगा तो बेटा हॉस्पिटल की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये होता है हमारे पास जॉइंट कंपैरेटिव सप्लाई, कि एक चीज की सप्लाई कम होती है, दूसरी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है। डन हो गया बेटा। अच्छा जी, तो कल मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शंस बताए थे मार्केट इक्विलिब्रियम के, कि हमारे पास यार प्राइस मैकेनिज्म में क्या क्या फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि एक होता है इंसेंटिव फंक्शन। इंसेंटिव फंक्शन बता चुका हूं ना, ये इंसेंटिव फंक्शन क्या होता है, बताएं। नहीं बताया, इंसेंटिव फंक्शन नहीं बताया मैंने आप लोग। चलिए अब सुने, देखें हमारे पास जो क्या कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म में आपके पास होते हैं 3 फंक्शन। एक होता है सिग्नलिंग फंक्शन, एक होता है रैशनिंग फंक्शन, और एक होता है इंसेंटिव फंक्शन।
तो पहले जरा इंसेंटिव फंक्शन का समझ लो, बहुत इजी सा गेम है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? मुआवजा। मैं कोई भी काम जब करता हूं तो उस काम के बदले में जो मुझे मुआवजा मिलता है वो होता है मेरा इंसेंटिव फंक्शन, ठीक है ना। यानी कि मुझे बदले में कुछ रिटर्न मिल रहा है, मुझे बदले में कुछ फायदा हो रहा है। देखो, मुझे ये क्लास लेने में कोई इंसेंटिव है, कोई फायदा है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। रिवॉर्ड जी। मुझे ये क्लास लेने में कोई इंसेंटिव है तभी मैं ये क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों को क्लास लेने में कोई इंसेंटिव है तभी आप लोग कोई क्लास लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर का इंसेंटिव क्या होता है? रेवेन्यू। कंज्यूमर का इंसेंटिव क्या होता है? कि जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है। आसान लफ्जों में, प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा इंसेंटिव कब होगा? जब प्राइसेस बढ़ेंगी। और कंज्यूमर के लिए ज्यादा इंसेंटिव कब होगा? जब प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो इंसेंटिव फंक्शन इज एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट, टू बाय अ प्रोडक्ट, टू सेल अ प्रोडक्ट। तो इंसेंटिव फंक्शन जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है एज अ बायर, एज अ सेलर, कि भाईजान हमें ये चीज खरीदनी या बेचनी चाहिए, ठीक है। ये होता है इंसेंटिव फंक्शन, जो बहुत ही सिंपल है। अब आए जरा सिग्नलिंग पे और रैशनिंग पे। देखें बेटा, सिग्नलिंग फंक्शन को मैं इस तरीके से बताता हूं कि देखें, एक टेस्ट मैच है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, ठीक है ना। अब उस 5 दिन के टेस्ट मैच में आप देख रहे हैं बॉल बाय बॉल, एक एक बॉल आप देख रहे हो, एक एक विकेट आप देख रहे हो, एक एक 50 सेंचुरी आप देख रहे हो, ठीक है। ये होता है टेस्ट मैच 5 दिन का। और एक होता है टेस्ट मैच के हाइलाइट्स, कि आपने 5 दिन के हाइलाइट्स, 5 दिन के जो थे, आपने वो हाइलाइट्स खोले, 1 घंटे में आप फारिग हो गए। आपने देखा कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें, झलकियां, इंपॉर्टेंट झलकियां हैं, वो आपने देखी हैं कि भाई किधर छक्का लगा, कब चौका लगा, कब आउट हुआ, कब सेंचुरी बनी, कब कुछ हुआ। तो इस तरीके से आपने टेस्ट मैच के हाइलाइट्स देख लिए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या हाइलाइट्स में मैच का रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नो। अगर मैं कहता हूं लेट से इंडिया पाकिस्तान का मैच और एज यूजुअल पाकिस्तान हार जाता है टेस्ट मैच में 5 दिन के, तो क्या हाइलाइट्स में जीत जाएगा? नहीं होगा। अगर बाबर आजम 10 रन पे आउट हो जाता है, तो क्या हाइलाइट्स में सेंचुरी मारेगा? नहीं ना। बेटा रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। सही है। रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, चीजें तो सेम ही रहेंगी। बस एक है लॉन्ग टर्म गेम और एक है शॉर्ट टर्म गेम। एक है डिटेल्ड वर्जन, एक है स्मॉलर वर्जन। तो इसी तरीके से बेटा, ये जो हमने लास्ट क्लास में गेम पढ़े थे कि यार आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये है टेस्ट मैच के हाइलाइट्स। क्या है ये? टेस्ट मैच के हाइलाइट्स। इसे हम लोग कहते हैं बेटा सिग्नलिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नलिंग फंक्शन। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पूरे का पूरा टेस्ट मैच विच इज नोन एज रैशनिंग फंक्शन। सही है, पूरे का पूरा टेस्ट मैच समझने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनिंग। अच्छा, अब एक बात जो मैंने आपको बताई हुई है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा भाई। रिजल्ट तो आपका सेम ही रहेगा। अगर पाकिस्तान मैच हारा है, अगर पाकिस्तान मैच हारा है, तो वो हारेगा, वो जीत नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, आपको गेम समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखे जरा बेटा, सिग्नलिंग फंक्शन पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल सा सिग्नलिंग फंक्शन। हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जी ये केस चल रहा है कि लेट से हमारी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए जरा, ये मैं बना रहा हूं आपके सामने सिग्नलिंग फंक्शन। इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी, ये आ गई आपके पास डिमांड, ये आ गई आपके पास सप्लाई, ठीक है। ये आया आपके पास इक्विलिब्रियम ई, ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू और इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। सही है, ये हिसाब किताब चल रहा है। इनकम बढ़ने से बेटे आपकी डिमांड बढ़ती है, तो वो डिमांड राइटवर्ड्स आ गई फ्रॉम डी टू डी1, creating a new equilibrium E1, creating a new equilibrium quantity Q1 and new equilibrium price level P1, ठीक है। ये आपका हिसाब किताब चल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? सिग्नलिंग फंक्शन। टेस्ट मैच के हाइलाइट्स, ठीक है, टेस्ट मैच के हाइलाइट्स। और हाइलाइट्स क्या बोलते हैं? कि अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी क्या हो जाएगी। ये आपका एंड रिजल्ट है।
सही है, एंड रिजल्ट क्या है कि भाई प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी बढ़ेगी। ये है सीधा सीधा सिग्नलिंग फंक्शन। अब इसी केस को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं रैशनिंग फंक्शन पे, इसी केस को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं रैशनिंग फंक्शन पे, तो बेटा पहले मेरी बातें बड़े गौर से सुनना, उसके बाद कोई सवाल हो तो पूछना। बेटा यहां पर ना स्टेप्स हैं, यहां पर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। ये आ गई आपके पास प्राइस और ये आ गई आपके पास बेटा क्वांटिटी, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, मैं साथ साथ स्टेप्स भी लिखता रहूंगा ताकि आप लोगों को डायग्राम बनाने में आसानी हो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एक्समैन। ड्रॉ एक्समैन, पहला स्टेप क्या है, एक्समैन बना लो सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना। ये आ गई बेटा आपके पास डिमांड, सही है। ये आ गई आपकी सप्लाई, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम ई, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। सही है भाई, ये आपका हिसाब किताब चल रहा है। पहला स्टेप, केस वही है कि आपकी इनकम लेवल बढ़ी, आपकी इनकम लेवल बढ़ी और इनकम लेवल बढ़ने से आपके पास डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, शो शिफ्ट, शो शिफ्ट। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, सही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यानी कि कंज्यूमर 100 यूनिट खरीदना चाहता है और प्रोड्यूसर 100 यूनिट बेचना चाहता है, ये मामला चल रहे हैं। कंज्यूमर ने कहा कि मैं 100 यूनिट खरीदूंगा, प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं 100 यूनिट बेचूंगा, ठीक है जी। अच्छा अब हुआ क्या, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड चली गई राइटवर्ड्स फ्रॉम D to D1, सही है, आप आ गए डी से D1, आपने शिफ्ट शो कर दिया, सही है। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं यहां पे, लेट से अमरीन की। अमरीन जो है, अमरीन जो है वो बायर है, ठीक है, और हबीबा जो है वो सेलर है, ठीक है। हबीबा सेलर है, अमरीन बायर है। अमरीन दिन की 100 कोल्ड ड्रिंक पीती है, सही है, और हबीबा दिन की 100 कोल्ड ड्रिंक बेचती है। लेट से प्राइस चल रही है 5 रुपए, सही है ना। तो 5 रुपए के हिसाब से अमरीन ने 100 कोल्ड ड्रिंक खरीदी और हबीबा ने 100 कोल्ड ड्रिंक बेच दी। अब बेटा अमरीन की इनकम लेवल बढ़ गई, अमरीन की इनकम लेवल बढ़ गई, तो अमरीन पहले के मुकाबले में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक खरीदने की ताकत रखती है, जल्दी से बताओ, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक खरीदने की ताकत रखती है, यस। तो अमरीन की डिमांड बढ़ गई। अब बेटा अमरीन 100 पेप्सियां पिए, 150 पिए कि 1000 पेप्सी पिए, बेटा पेप्सी की प्राइस कितनी चलेगी, जो है सेम चलेगी, पेप्सी की प्राइस तो चेंज नहीं होगी। अब बेटा बात सुनो, जब अमरीन की इनकम बढ़ी, अमरीन ने सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक खरीदना शुरू कर दी। अमरीन ने पहले के मुकाबले में सेम प्राइस पे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक खरीदना शुरू कर दी और अमरीन की डिमांड कितनी हो गई, 100 यूनिट से, 100 यूनिट से कितनी हो गई, 150। अमरीन की डिमांड 100 यूनिट से बेटा कितनी हो गई है, 150। देखो पहले इक्विलिब्रियम था ना 100 का, डिमांड सप्लाई बराबर। अब बेटा डिमांड आगे निकल गई और सप्लाई जो है वो आपकी पीछे ही रह गई। डिमांड आगे निकल गई, सप्लाई जो है वो आपकी पीछे ही रह गई। यानी कि अब सेम 5 रुपए पे, अब सेम 5 रुपए पे अमरीन ने हबीबा से कहा कि जी मुझे कितनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, 150, मुझे चाहिए 150 कोल्ड ड्रिंक। तो बेटा अब तीसरा स्टेप क्या आया आपके पास, तीसरा स्टेप क्या आया, न्यू क्वांटिटी एट द सेम प्राइस लेवल, न्यू क्वांटिटी एट द सेम प्राइस लेवल, सही है। अब बेटा देखो बात सुनो, 100 यूनिट खरीद रहे बेचे जा रहे थे, अमरीन ने कहा कि मुझे कितना चाहिए, 150, हबीबा ने कहा कि मैं खाली 100 बेच रही हूं। तो बेटा डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो मार्केट में क्या क्रिएट हो गया, मार्केट में क्या क्रिएट हो गया बताओ यार,
क्यू से लेके क्यूडी तक मार्केट में क्या क्रिएट हो गया भाई? शॉर्टेज। एक्सीलेंट। क्यू से लेके क्यूडी तक मार्केट में क्या क्रिएट हो गया बेटा? शॉर्टेज क्रिएट हो चुका है। क्या क्रिएट हो गया? शॉर्टेज क्रिएट हो गया। तो चौथा स्टेप क्या आ गया आपके पास? शॉर्टेज या फिर सरप्लस डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम। ठीक है, शॉर्टेज या फिर सरप्लस डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम। अब यहां पर हमारे पास हो रही है शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। यहां पे हमारे पास क्या हो रही है? शॉर्टेज। इस शॉर्टेज से हबीबा को क्या होगा? इस शॉर्टेज से बेटा हबीबा को मिलेगा सिग्नल कि मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा दो। प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। अब बेटा बात सुनो, जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई तो यहां पर देखो जरा, हबीबा की सप्लाई बेटा एक्सटेंड होना शुरू हो गई। सही है। और अमरीन की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई। दोनों इस पॉइंट पर आके मिले, दोनों इस पॉइंट पर आके मिले E1 पे। नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास? Q1। और नई प्राइस लेवल क्या आ गई आपके पास? P1। नई प्राइस लेवल क्या आ गई आपके पास? P1। अब बेटा सिग्नलिंग, रैशनिंग, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच की हाइलाइट्स, रिजल्ट क्या है? देखो इधर भी प्राइस बढ़ रही है, इधर भी प्राइस बढ़ रही है, इधर भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है और इधर भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है। बेटा रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। रैशनिंग इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ सिग्नलिंग फंक्शन, बट अभी भी यहां पे खत्म नहीं हुई है एक्सप्लेनेशन, अभी भी थोड़ी सी बाकी है। मुझे यहां तक बताएं किसी को कोई मसला है? यहां तक बताएं किसी को कोई भी परेशानी है? हाँ तो क्वांटिटी तो चेंज बेटा, इक्विलिब्रियम देखो ना, आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां भी बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है। आप क्यू से Q1 आ गए ना। यहां तक किसी को कोई परेशानी? सर व्हाट इज लाइक द मेन डिफरेंस? इज इट द मूव? यस, मूवमेंट। और एक और चीज अभी बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ ये। सर ग्रीन वाली लाइन का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दे बेटे। ग्रीन वाली लाइन में किए है कि यहां तक शॉर्टेज हो गई थी, शॉर्टेज से हबीबा को क्या मिला? सिग्नल कि प्राइसेस क्या करनी चाहिए? बढ़ाएं। जब आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड होगी और क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। आप यहां पर आके मिलेंगे वापस से, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नई इक्विलिब्रियम प्राइस। सही है भाई, यहां तक कहानी क्लियर है सबको? अब रैशनिंग का असल मतलब, व्हाट इज रैशनिंग? बेटा रैशनिंग का मतलब होता है मार्केट से बाहर चले जाना, मार्केट को एग्जिट कर जाना। सही है। कंज्यूमर बोले कि भाई मैं मार्केट एग्जिट कर रहा हूं, मैं नहीं खरीदूंगा। प्रोड्यूसर बोले मैं मार्केट एग्जिट कर रहा हूं, मैं नहीं बेचूंगा। सही है। तो रैशनिंग का असल मकसद होता है ये बताना कि यार मार्केट से निकला है तो कौन निकला है? कंज्यूमर निकला है कि प्रोड्यूसर निकला है? अब खुद जरा एक चीज सोचो बेटा, ये हबीबा की सप्लाई है, ये अमरीन की डिमांड है। मार्केट में शॉर्टेज हो रही है यहां से लेके यहां तक, मार्केट में शॉर्टेज हो रही है यहां से लेके यहां तक। लेकिन बेटा आपका पुराना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है, आपकी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। यानी कि इस पूरे शॉर्टेज में से, इस पूरे के पूरे शॉर्टेज में से आपने ये वाला गैप तो कवर कर लिया, आपने ये वाला गैप कवर कर लिया। सर व्हाट अबाउट दिस गैप? व्हाट अबाउट दिस गैप? अच्छा इसकी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं। पहले दोनों का 100 चल रहा था, 100 डिमांड 100 सप्लाई। अमरीन ने कहा कि मुझे 150 चाहिए, हबीबा ने कहा कि मैं 150 नहीं दूंगी। दोनों ने 125 पे अग्री कर लिया, यहां पर आ गए। तो बेटा जो रिमेनिंग 25 बच गए उनका क्या? जो रिमेनिंग 25 बच गए उनका क्या? ये बेटा कौन है? ये एरिया आपको बताता है रैशन आउट वाला एरिया। ये एरिया आपको बताता है
रैशन आउट वाला एरिया, क्योंकि देखो शॉर्टेज कितनी थी यहां से लेके यहां तक, पुराना इक्विलिब्रियम ये रहा, नया इक्विलिब्रियम ये रहा, ये आपका पूरा गैप फुलफिल हो गया, ये आपका पूरा गैप फुलफिल हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस गैप बेटे, ये गैप तो अभी भी है ना, ये मसला तो अभी भी है ना, तो ये कौन सा एरिया है, Q1 से लेके QD तक क्या है बेटा, Q1 से लेके QD तक आपके पास रैशन आउट का एरिया है, Q1 से लेके QD तक आपके पास क्या चल रहा है बेटा, Q1 टू QD, रैशन आउट, रैशन आउट एरिया। अब सवाल कि सर रैशन आउट कौन हो रहा है, मार्केट से कौन बाहर निकल रहा है, मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ती है, यहां पर प्राइस क्या हो रही है, यहां पर प्राइस बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ती है तो किसको चमाट पड़ती है, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, जल्दी से बताओ, कंज्यूमर को। जब प्राइस बढ़ेगी तो किसको चमाट पड़ेगी, कंज्यूमर को, तो बेटा मार्केट से निकलेगा भी कौन, कंज्यूमर। जब प्राइस कम होगी तो किसको चमाट पड़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो किसको चमाट पड़ेगी भैया, प्रोड्यूसर। और जब प्राइसेस कम होंगी तो प्रोड्यूसर को चमाट पड़ रही है, तो मार्केट से निकलेगा भी कौन, प्रोड्यूसर। अब बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, Q1 to QD, Q1 to QD इज द एरिया ऑफ रैशन आउट। ये वो कंज्यूमर है जो इस बढ़ी हुई प्राइस लेवल पे खरीदने को तैयार नहीं है, ये बोलता है कि भाई मैं मार्केट से जा रहा हूं, मुझे नहीं खरीदना, ये नाराज हो चुका है। ये वो कंज्यूमर है जो इस इंक्रीज्ड प्राइस लेवल पे खरीदने को तैयार नहीं है, तो ये मार्केट से सीधा सीधा बाहर हो गया, रैशन आउट हो गया। तो हमें ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक क्या है, जो भी डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, जो भी डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, उसमें से पुराना इक्विलिब्रियम और नया इक्विलिब्रियम दोनों माइनस कर दो, सही है, तो जो रिमेनिंग हिस्सा हिस्सा बच गया वो रैशन आउट का एरिया है। अब सवाल के रैशन आउट कौन होगा, वो हमें पता चलेगा प्राइस से, प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर रैशन आउट होगा, प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर रैशन आउट होगा। सर अगर शॉर्टेज की जगह सप्लाई होता तो प्रोड्यूसर रैशन आउट होता, हाँ प्राइसेस कम हो रही हैं, अगर अगर प्राइसेस कम हो रही है तो प्रोड्यूसर रैशन आउट होता। समझ गए हैं बात को, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पढ़ें, 2 मिनट लें, एक्सप्लेनेशन पढ़ें। 2 मिनट लें बेटा स्टेप्स के साथ। अच्छा ये स्टेप्स आपने अपनी डायग्राम में लिखते हुए नहीं, बनाते हुए नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो जरा पढ़ें एक्सप्लेनेशन। जी बेटा डन हो गया। सही है, तो भाई ये हमारा यहां तक हो गया मामला क्लियर। अच्छा जी, अब हम लोग एक सप्लाई इंक्रीज की डायग्राम बनाते हैं। सप्लाई इंक्रीज पे हमारे पास किस तरीके से चल रहा होता है बेटा, सीधा सीधा हम लोग रैशनिंग फंक्शन बनाएंगे। मैं कहता हूं कि लेट से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो देखिएगा जरा, इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी, ये आ गई आपकी डिमांड, ये आ गई आपकी सप्लाई। अच्छा
कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, रेवेन्यू, भाई ये आपका काम है बताना, ये लाजमी बताना है आपने। क्वांटिटी क्यू और प्राइसेस पी, ठीक है जी, ये हिसाब किताब चल रहा है आपका। सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा अब वही वाली एग्जांपल है, हाँ, 100 100 यूनिट, 100 100 यूनिट, 100 100 यूनिट चल रहे हैं। अब बेटा हुआ ये कि सप्लाई बढ़ गई, जब सप्लाई मेरी बढ़ेगी तो वो आ गई एस से S1, ठीक है। अब मेरा प्रोड्यूसर लालची, उसने बोला कि भाई मैं सेम प्राइस पे ज्यादा सामान सप्लाई करूंगा, ज्यादा बेचूंगा, ठीक है, ज्यादा बेचूंगा। यानी कि अब वो किधर आ गया, QS पे। उसने कहा कि मैं अब 150 यूनिट बेचूंगा, लेकिन बेटा मार्केट में खरीदार इतना है ही नहीं कि वो 150 यूनिट खरीदे। ये बंदा उठ के आ गया फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट A, मार्केट में इतना खरीदार ही नहीं है। अब सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, मार्केट में बेटे क्या चल रहा है आपके पास, सरप्लस। मार्केट में क्या चल रहा है, सरप्लस चल रहा है। अब कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला कि प्राइसेस क्या कर दें, आप कम कर दें। प्राइस कम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आपका डिमांड एक्सटेंड होगा, सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। आप आ गए बेटा E1 पे, आप आ गए E1 पे, नई प्राइस लेवल क्या आ गई बेटा, P1। और नई क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, Q1, ठीक है। अब दोनों ने कितने पे अग्री किया, 125 यूनिट्स पे। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा 25 यूनिट्स विच आई एम विलिंग टू सप्लाई, वो भी तो बचे हुए ना। अब वो क्या होगा, बेटा देखो, ये पूरा डिसइक्विलिब्रियम था, ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम, ये आपका नया इक्विलिब्रियम। ये वाला गैप फुलफिल हो गया आपका, ये वाला गैप फुलफिल हो गया। व्हाट अबाउट दिस गैप, ये गैप फुलफिल नहीं हो रहा। तो Q1 to QS क्या हो रहा है आपके पास, Q1 to QS आपके पास हो रहा है एरिया ऑफ रैशन आउट। और कौन रैशन आउट होगा, बेटा प्राइसेस क्या हो रही हैं, प्राइसेस क्या हो रही हैं, जल्दी बोलो। प्राइस क्या हो रही है, कम। चमाट किसको पड़ेगी, प्रोड्यूसर को। यानी कि कौन रैशन आउट होगा, कौन रैशन आउट हो रहा है भैया, आपका प्रोड्यूसर रैशन आउट हो रहा है, वेरी गुड। क्योंकि क्योंकि ये वो प्रोड्यूसर है जो कहता है कि यार मैं इस डिक्रीज्ड प्राइस लेवल पे बेचने को तैयार नहीं हूं, मेरी माजरत, मैं जा रहा हूं। वो बंदा मार्केट से बाहर हो जाएगा, रैशन आउट हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई मसला। कल इंशाल्लाह हम लोग इसके पास पेपर्स करेंगे और दो केसेस और भी हैं, वो आप लोग अपने असाइनमेंट में कर रहे होगे, ठीक है। और हमने कल MCQs वगैरह भी करने हैं। वुडेंट सप्लाई ओनली एक्सटेंड इफ द प्राइस इंक्रीजेस, तो बेटा यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, हाँ सही तो कह रही है, लॉ ऑफ सप्लाई है ना। सप्लाई तो सिर्फ तभी एक्सटेंड होती है ना जब प्राइस बढ़ती है। अब इसका असाइनमेंट, भाई तुम लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हो। इसका असाइनमेंट आप लोग मुझे दे रहे होंगे वेंसडे को गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसके MCQs और पेपर 2 हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।